आज हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है टिश्यू, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उत्तक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उत्तक है क्या, टिश्यू है क्या, इसके बारे में किसने बताया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तक को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी जो टिश्यू है, ये उत्तक है, इसके बारे में आप जाने। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, ये जो टर्म आप उत्तक देखते हैं, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है टिश्यू। ध्यान देंगे, ये दोनों टर्म का सेम मीनिंग होता है। एक अंग्रेजी में यूज होता है और एक हिंदी में यूज होता है। लेकिन ये सबसे पहले समझेंगे कि सर ये उत्तक है क्या। तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा, सेल, कोशिका, आपको याद होगा। हम आपको कोशिका के बारे में बायोलॉजी का जो दूसरा टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे, उस टॉपिक का नाम ही था सेल यानी कोशिका। और उसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी जीव जंतु का निर्माण जिन सबसे छोटी इकाई से होता है, उन सबसे छोटी इकाई को ही क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। उन सबसे छोटी इकाई को ही कोशिका के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि किसी भी जीव जंतु का निर्माण जिन सबसे छोटी इकाई से होता है, उन सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। उन सबसे छोटी इकाई को सेल के नाम से जाना जाता है। अब ये सेल क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है। तो जब कई सेल का निर्माण होता है, तो उन कई सेल के आपस में मिलने से, ये सेल जो होता है वो कई एक सेल आपस में मिलता है और कई सेल आपस में मिलकर किसका निर्माण करता है, तो आप कहेंगे कि उत्तक का निर्माण करता है। उत्तक टर्म को पहले आप समझिए। ये उत्तक जो है, ये कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। इन ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के समूह को ही टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और कोशिका क्या है, तो जीवों की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। कोई भी जीव जंतु हो, उसके बॉडी का, उसके शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है, चाहे वो क्रियात्मक इकाई हो या वो संरचनात्मक इकाई हो, जिससे उसके बॉडी का निर्माण हुआ हो, उन सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। ये टिश्यू शब्द जो है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाइचैट ने किया था। किसने किया था, बाइचैट नाम के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले टिश्यू टर्म का प्रयोग किया था। उत्तक शब्द जो है, इस उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बाइचैट ने। लेकिन ये जो उत्तक हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। टिश्यू जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। उस उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यानी टिश्यू, हिंदी में उत्तक, अंग्रेजी में टिश्यू। ध्यान दें, तो अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी जो टिश्यू है, जो कि एक ट्रेजर नाम के वर्ड से बना हुआ है, तो इस ट्रेजर यानी टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया था, बाइचैट ने किया था। और हिंदी में जो उत्तक लिखा हुआ है, इसका प्रयोग एनग्रीव के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, एनग्रीव के द्वारा हिंदी में उत्तक शब्द का प्रयोग किया गया। और बाइचैट के द्वारा इसी को अंग्रेजी में टिश्यू टर्म का प्रयोग किया गया। और ये दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल ये हो गया, उत्तक क्या है, तो ये कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है।
यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। दूसरा वर्ड है, क्वेश्चन पूछेगा ये टिश्यू टर्म जो है इसका प्रयोग किसने किया था, तो इंग्लिश में जो टिश्यू टर्म लिखा हुआ है इसका प्रयोग सबसे पहले बाइचैट के द्वारा, यानी बाइचैट नामक वैज्ञानिकों के द्वारा उत्तक शब्द का प्रयोग यानी इंग्लिश में टिश्यू टर्म का प्रयोग किया गया था। और एनग्रीव जो है उसका शब्द का प्रयोग किसने किया था, उत्तक का। एनग्रीव के द्वारा उत्तक टर्म का प्रयोग किया गया था, उत्तक शब्द का प्रयोग किया गया था, और बाइचैट के द्वारा टिश्यू शब्द का प्रयोग किया गया था। क्लियर हो गया। अब ये उत्तक जो है इसको दो भागों में बांटा गया। उत्तक को कितने भागों में बांटा गया, उत्तक को दो भागों में बांटा गया। क्योंकि पेड़ पौधे का निर्माण अलग तरह के उत्तक से होता है और जीव जंतु का निर्माण अलग तरह के उत्तक से होता है, इसलिए उत्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया। एक को क्या कहा जाता है, एक को कहा जाता है पादप उत्तक, पादप उत्तक, और दूसरे को क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है जंतु उत्तक। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, उत्तक क्या है, क्लियर हो गया कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। फिर आपने समझा कि उत्तक को अंग्रेजी में टिश्यू कहा जाता है। टिश्यू टर्म का प्रयोग किसने किया, बाइचैट ने किया। फिर उत्तक शब्द आया हिंदी में, उसका प्रयोग किसने किया, तो एनग्रीव के द्वारा इस उत्तक शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तक को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में डिवीजन किया गया। क्या क्या, तो एक को कहा जाता है पादप उत्तक और दूसरे को क्या कहा जाता है, जंतु उत्तक। यानी एक प्लांट टिश्यू हो गया और दूसरा एनिमल टिश्यू हो गया। एक हो गया प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया एनिमल टिश्यू। कितने भागों में बांटा गया, तो उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक को पादप उत्तक कहा जाता है और दूसरे को जंतु उत्तक कहा जाता है। अब यदि बात करते हैं हम आपसे प्लांट टिश्यू का, पादप उत्तक का, तो टर्म से बिल्कुल स्पष्ट है कि वैसा उत्तक जिसका निर्माण या कह सकते हो वैसा पादप जिसका निर्माण पादप से हुआ है, यानी यदि पेड़ वैसा, या ऐसे कह सकते हैं सीधे कि पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा, ध्यान दीजिएगा। ये पादप टर्म जो है इसका मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, और जंतु का मतलब तो समझ रहे हैं, ये जीव जंतु। तो ये तो टर्मोलॉजी से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसको पादप उत्तक कहा जाता है। पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसे कौन सा उत्तक कहते हैं, पादप उत्तक कहा जाता है। और जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसे जंतु उत्तक कहा जाता है। क्लियर। पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होगा उसको क्या बोलेंगे, पादप उत्तक। पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसे कहा जाता है पादप उत्तक, और जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसे क्या कहा जाता है, जंतु उत्तक। क्लियर। पेड़ पौधे का निर्माण जिससे होगा पादप उत्तक, और जीव जंतु का निर्माण जिससे होगा उसे जंतु उत्तक कहा जाता है। अब पादप उत्तक को भी क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया, एक को अस्थाई और दूसरे को विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। ये जो आपका प्लांट टिश्यू है इसको भी कितने भागों में बांटा गया, इसको भी दो भागों में। कहेंगे सर कौन कौन, तो एक को अस्थाई उत्तक कहा जाता है और दूसरे को विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। तो ये भी दो तरह का हो गया, एक आपका हो गया परमानेंट यानी अस्थाई, और दूसरा क्या हो गया, विभाज्योतक। तो अभी हम लोग कोशिका को, ये के समूह को उत्तक बोले, और इस उत्तक को कई भागों में हम लोग डिवाइड किए। हम आपसे उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा, और आपके बुक में भी ये सारा चीज लिखा हुआ है। और अभी हम आपको एक स्लाइड दिखाएंगे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि उत्तक के बारे में हम लोग पढ़े कि उत्तक जो है ये कोशिकाओं का एक समूह है। ये इंग्लिश में जो टिश्यू शब्द लिखा हुआ है इसका प्रयोग किसने किया, तो इस शब्द का प्रयोग बाइचैट नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तक, और इसका प्रयोग किसने किया, तो एनग्रीव के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। कितने भागों में बांटा गया,
उत्तक को दो भागों में, एक को पादप उत्तक और दूसरे को जंतु उत्तक कहा जाता है। अतः ये जो उत्तक आप देख रहे हैं इससे को कहा जाता है पादप उत्तक, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये एनिमल टिश्यू है, ये आपका है जंतु उत्तक। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक प्लांट टिश्यू और दूसरा क्या हो गया, एनिमल टिश्यू। एक पादप उत्तक और दूसरा क्या हो गया, जंतु उत्तक। क्लियर, चलिए आप देखेंगे स्पष्ट रूप से ये पूरी डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के एक शल्य चिकित्सक थे, उनका नाम क्या था, वाइचैट, जो कि हम आपको याद करवा चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि इस वाइचैट के द्वारा सबसे पहले अंग्रेजी का टर्म टिश्यू जो आप देखते हैं जिसको हिंदी में उत्तक कहा जाता है, उस टिश्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। किसके द्वारा, तो वाइचैट के द्वारा। उत्तक शब्द जो है, टिश्यू शब्द जो है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, वाइचैट के द्वारा किया गया। और उसका विकास एक लैटिन भाषा का शब्द जो है जिसको आप टेजर कहते हैं, इसी टेजर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बुनना। बुनना का मतलब क्या, जोड़ना। जिस तरह से कई कोशिका मिलकर आपके उत्तक का निर्माण किया है, उसी तरह से क्या होता है, कई एक उत्तक आपस में जुड़ जाता है और कई उत्तक आपस में जुड़कर अंग का निर्माण करता है। जिस तरह से कई कोशिका आपस में जुड़कर किसका निर्माण किया, उत्तक का निर्माण किया, उसी तरह से कई उत्तक आपस में जुड़ जाता है और कई उत्तक मिलकर किसका निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है। और जब ढेर सारे अंग आपस में जुड़ जाता है तो उससे अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो उत्तक के समूह को अंग कहते हैं और अंग के समूह को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। अंग के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। और ढेर सारा जब अंग तंत्र जुड़ेगा तब किसका निर्माण होगा, शरीर का निर्माण होगा। अतः आपका जो ये बॉडी है, आपका जो शरीर है, उसमें कई प्रकार के उत्तक सम्मिलित है। चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो या जीव जंतु क्यों ना हो, उसके शरीर में कई प्रकार के उत्तक जुड़े हुए हैं, कई प्रकार के उत्तक बुनाया हुआ है, जिससे किसी के बॉडी का निर्माण हुआ है। अर्थात इंग्लिश में टिश्यू वर्ड देखे जिसका प्रयोग वाइचैट ने किया, और हिंदी में जो ये उत्तक शब्द है इसका प्रयोग हम आपको पहले बता चुके हैं, एनग्रीव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, एनग्रीव नामक वैज्ञानिकों के द्वारा हिंदी में उत्तक टर्म का प्रयोग किया गया और टिश्यू शब्द का प्रयोग जो है वो वाइचैट के द्वारा किया गया। अब कोशिका के अध्ययन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह से उत्तक के अध्ययन करने के लिए विज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई जिसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। सेल वाला बताए थे ना भाई, आपको याद होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक टर्म बताए थे, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। और आप याद भी किए होंगे, हम आपको याद भी करवाए थे और बताए भी थे कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तरह के सवाल एग्जाम में इस टर्मिनोलॉजी से पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं का जो ग्रुप है, कोशिकाओं का जो समूह है, उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका का अलग अध्ययन किया जाता है और उत्तक का अलग अध्ययन किया जाता है। तो कहेंगे सर कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह से आपका उत्तक जो है, आपका टिश्यू जो है, इसका भी स्टडी किया जाता है। और ये उत्तक का जो अध्ययन किया जाता है, उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी और उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावे ये टिश्यू टर्म जो है, ये उत्तक शब्द जो है, शुरुआती दौर में ये जो हिस्टोलॉजी उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है, तो शुरुआती दौर में इसके बारे में मालपिगी नामक, मार्सेलो मालपिगी एक वैज्ञानिक का नाम है। ये जो टर्म आप यूज देख रहे हैं, मार्सेलो मालपिगी, ये एक वैज्ञानिक का नाम है
अतः अभी जो उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग हिस्टोलॉजी बोले, इस टर्म का प्रयोग, इस हिस्टोलॉजी टर्म का प्रयोग या उसके अध्ययन के बारे में सबसे पहले जो है शुरुआती दौर में मार्सेलो मालपिगी के द्वारा किया गया था। इसलिए हिस्टोलॉजी के पिता के बाद पूछा जाएगा कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, तो आप आंसर क्या बोलोगे? उत्तक विज्ञान का पिता जो है मार्सेलो मालपिगी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मार्सेलो मालपिगी को उत्तक विज्ञान का पिता माना जाता है, उत्तक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तक विज्ञान के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। क्लियर? उत्तक विज्ञान के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो मार्सेलो मालपिगी के द्वारा बताया गया था। इसलिए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी की बात हो तो आंसर मार्सेलो मालपिगी होगा। यदि उत्तक के टर्म के बारे में पूछा जाए कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया, तब आंसर बायचैट होगा। टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया? बायचैट। लेकिन हिंदी में बोलेगा उत्तक, तब आंसर एनग्रीव हो जाएगा। इंग्लिश में टिश्यू शब्द बोलेगा कि टिश्यू शब्द का प्रयोग किसने किया, तो बायचैट ने, और उत्तक शब्द का प्रयोग किसने किया? एनग्रीव ने। हिस्टोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? मार्सेलो मालपिगी ने। इसलिए मार्सेलो मालपिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अब यदि हम आपसे बात करते हैं उत्तक का, तो आप पहले हम समझा चुके हैं हम आपको कि कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक के नाम जाना जाता है। जब ढेर सारी कोशिकाएं आपस में सम्मिलित होती है, जब ढेर सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती है, तो उन कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक के नाम से, टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अतः कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के समूह को उत्तक के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, क्लियर हो गया? जब कोशिकाएं समूहित होती है, कई तरह की कोशिकाओं का एक ग्रुप तैयार होता है, तो उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब क्या है कि समूह में मौजूद कोशिकाओं के बीच में, अब ढेर सारा जब कोशिका समूहित होगी तो उसी को उत्तक बोलेंगे। तो उन कोशिकाओं का जब समूहन होता है तो दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान भी रहता है, खाली जगह भी रहता है, और कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको अंतरकोशीय स्पेस कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस, यानी अंतरकोशीय स्थान के नाम से जाना जाता है। जब ढेर सारी कोशिकाएं जो है वो आपस में सम्मिलित होती है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ती है, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती है, तो उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और उन कोशिकाओं के बीच में जब खाली स्थान आता है, कोशिकाओं के बीच में जब रिक्त स्थान आता है, तब उसको अंतरकोशीय स्थान कहा जाता है। क्लियर हो गया? कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको अंतरकोशीय स्थान कहते हैं। अब उस स्थान में लिक्विड भरा हुआ रहता है, उस स्पेस में द्रव भरा रहता है, तो कोशिकाओं के उसके बीच में जो स्पेस रहता है, जो रिक्त स्थान रहता है, उसको अंतरकोशीय स्थान कहते हैं। कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस रहता है, उस स्पेस को क्या कहा जाता है? अंतरकोशीय स्पेस के नाम से जाना जाता है। और उसके बीच जो लिक्विड भरा रहता है, उसके बीच जो द्रव भरा रहता है, उसको अंतरकोशीय द्रव कहा जाता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अभी आप सब देख लिए कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कई कोशिका आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली जगह रहता है, उसको अंतरकोशीय स्थान कहा जाता है। दो कोशिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान रहता है, उसमें द्रव भरा रहता है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है? उस लिक्विड को अंतरकोशीय द्रव के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? और उस अंतरकोशीय द्रव जो है, इंटरसेलुलर फ्लूइड जो है, उसी को मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वो जो अंतरकोशीय स्थान है
उसी को मैट्रिक्स के नाम से भी, कॉमन सा नाम एक उसका क्या है, मैट्रिक्स भी है। मन में सवाल आया होगा कि सर एग्जाम में सवाल क्या पूछता है, तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि दो कोशिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, तो अंतरकोशीय स्थान कहा जाता है। कोशिका के बीच भरे द्रव को क्या कहा जाता है, अंतरकोशीय द्रव कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि अंतरकोशीय द्रव को ही किस नाम से जाना जाता है, तो अंतरकोशीय द्रव को ही मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए अब यदि कोशिका की प्रकार की बात करते हैं तो हम आपको पहले समझा चुके हैं कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं और उत्तक को दो भागों में बांटा गया। आपका टिश्यू जो है जिससे अंग का निर्माण होता है, जिससे आपके बॉडी का निर्माण होता है, उस उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया। क्योंकि पेड़ पौधे का निर्माण अलग तरह की कोशिका से होगा, जीव जंतु का निर्माण अलग तरह की कोशिका से होगा, इसलिए क्या किया गया कि आपका उत्तक जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। तो एक को कहा जाता है पादप उत्तक और दूसरे को क्या कहा जाता है, जंतु उत्तक। क्लियर हुआ? उत्तक को कितने भागों में बांटा गया, उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया पादप उत्तक और दूसरा क्या हो गया, जंतु उत्तक। अब यदि पादप उत्तक की बात करते हैं तो पेड़ पौधे का निर्माण, यह हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, अभी आपको याद भी होगा कि पेड़ पौधे का निर्माण जिन उत्तक से होता है उसको कहा जाता है प्लांट टिश्यू। पेड़ पौधे का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है या जिन कोशिकाओं के समूह से होता है, कि ये जिन पादपों से होता है, जिन उत्तकों से होता है, उस उत्तक को ही प्लांट टिश्यू कहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे का निर्माण अलग तरह की कोशिका से होगा ना, तो पेड़ पौधे का निर्माण जिन उत्तक से होता है उसे कहा जाता है प्लांट टिश्यू यानी पादप उत्तक। और जीव जंतु कोई जो है उस जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है, यानी उसे जंतु उत्तक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? जीव जंतु का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसको एनिमल टिश्यू कहा जाता है, उसे जंतु उत्तक कहा जाता है। और पेड़ पौधे का निर्माण जिस उत्तक से होता है उसे प्लांट टिश्यू कहा जाता है। क्लियर हो गया बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब क्या हुआ, आपका प्लांट टिश्यू जो है, ये पादप उत्तक जो है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहले भी हम आपको बताए थे, एक परमानेंट टिश्यू और दूसरा मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू, यानी एक विभाज्योतक उत्तक और दूसरा अस्थायी उत्तक। तो आपका पादप उत्तक जो है, आपका प्लांट टिश्यू जो है, उस पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया। किसको? आपका प्लांट टिश्यू जो है, आपका पादप उत्तक जो है, उस पादप उत्तक को दो भागों में विभाजित किया गया। कहेंगे सर कौन कौन? तो एक को अस्थायी उत्तक कहा जाता है और दूसरे को विभाज्योतक उत्तक कहा जाता है। यानी एक आपका परमानेंट टिश्यू हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका विभाज्योतक उत्तक हो गया, मेरिस्टेमेटिक्स टिश्यू हो गया। कितने भागों में बांटा गया? तो उत्तक को दो भागों में बांटा गया। प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो उसको भी दो भागों में, एक अस्थायी हो गया और दूसरा विभाज्योतक हो गया। अब गौर कीजिएगा, अब आपका जो ये अस्थायी उत्तक है, इस परमानेंट टिश्यू को भी तीन भागों में बांटा गया। ये जो अस्थायी उत्तक है उसको भी तीन भागों में बांटा गया। एक को, उसको भी पहले दो भागों में बांटा गया, एक सरल और दूसरा जटिल। तो पहले इसको दो भागों में देख लेते हैं, कौन कौन सा? तो एक को कहा जाता है सरल उत्तक और दूसरे को क्या कहा जाता है, जटिल उत्तक। क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या देखे, प्लांट टिश्यू जो है, पादप उत्तक जो है, उसको दो भागों में, कौन कौन याद आपको हो गया? एक को बोलते हैं अस्थायी उत्तक और दूसरे को विभाज्योतक उत्तक। अब वो जो अस्थायी उत्तक है, ये जो परमानेंट टिश्यू है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता सिंपल टिश्यू और दूसरे को कहा जाता जटिल टिश्यू, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक सिंपल टिश्यू हो गया, एकदम सरल उत्तक हो गया, और दूसरा जटिल उत्तक हो गया, यानी दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया। अब आपका जो सिंपल टिश्यू है उसको तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन? पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। और जटिल उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर हुआ? तो इसमें हम लोग देखिए कई तरह के टिश्यू का आपने स्टडी किया। बारी बारी सबका नाम अपने दिमाग में सेट कीजिए, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और यहां पर भी लिखा हुआ है। इसको घर पे जाने के बाद एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि हर वर्ड जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए हम काफी धीमी गति से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले आपने क्या देखा, उत्तक को दो भागों में बांटा गया, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, आपको याद हो गया। फिर पादप उत्तक को दो भागों में बांटा गया, अस्थाई और विभाज्योत्तक, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक्स। फिर आपने क्या देखा कि परमानेंट टिश्यू जो है, अस्थाई उत्तक जो है, उस अस्थाई उत्तक को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक को सिंपल कहा जाता है और दूसरे को जटिल कहा जाता है। एक सरल अस्थाई उत्तक और दूसरा जटिल अस्थाई उत्तक। क्लियर? अब आप यहां पर देख रहे होंगे ये जो दो तरह के टिश्यू आपको दिखता है, यही आपका ये है सिंपल टिश्यू और वो है जटिल टिश्यू। यानी अस्थाई उत्तक जो आपका है, ये अस्थाई उत्तक को ही दो भागों में विभाजित किया गया। ये आपका हो गया सिंपल यानी सरल अस्थाई उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये जो आप देखते हैं ये आपका जटिल में आता है, ये हो गया जटिल अस्थाई उत्तक। क्लियर? याद हुआ? अस्थाई उत्तक को, परमानेंट टिश्यू को दो भागों में, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ, इस सिंपल जो है इसको तीन भागों में बांटा गया, एक को पेरेन्काइमा, दूसरे को कोलेनकाइमा और तीसरे को एस्केलेनकाइमा कहा जाता है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केलेनकाइमा। और जटिल को भी दो भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है जाइलम और दूसरे को क्या कहा जाता है, फ्लोएम। क्लियर? आपका जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपके जटिल अस्थाई उत्तक में आता है। अब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केलेनकाइमा जो है ये सिंपल अस्थाई टिश्यू में आता है। एक मिनट चलो। क्लियर? तो अभी आप देख रहे हैं आपका अस्थाई उत्तक जो है एक प्रकार के उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अरे अस्थाई का मतलब ही हो गया परमानेंट, अस्थाई का मतलब ही हो गया परमानेंट। तो जो परमानेंट है जिसमें डिवीजन नहीं होगा उसी को अस्थाई उत्तक कहा जाएगा, और जिसमें डिवीजन हो जाएगा उसको विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक का मतलब हो गया विभाजित होने वाला। विभाज्योत्तक का मतलब क्या हो गया, विभाजित होने वाला। तो जिसमें विभाजन होता है वो विभाज्योत्तक कहलाता है, और जिसमें विभाजन नहीं होता है, जिसमें डिवीजन नहीं होता है, वो आपका परमानेंट टिश्यू कहलाता है, वो आपका अस्थाई उत्तक कहलाता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये अस्थाई उत्तक जो है इसको दो भागों में बांटा गया, एक को सिंपल टिश्यू कहा जाता है और दूसरे को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। दो भागों में बांटा गया, एक सिंपल यानी सरल हो गया और दूसरा जटिल हो गया। लेकिन सबसे पहले आपने अस्थाई उत्तक को समझा, कोई कंफ्यूजन? वैसा उत्तक जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, जो कई भागों में नहीं बंटता है, वो अस्थाई हो गया, और जो कई भागों में बंट जाता है वो विभाज्योत्तक अर्थात अस्थाई हो गया। जो कई भागों में नहीं बटेगा वो अस्थाई होगा, और जो कई भागों में बट जाएगा वो अस्थाई होगा। तो आपका परमानेंट टिश्यू जो है उसको दो भागों में, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो अब आप कहेंगे कि सर ये सरल उत्तक क्या होता है? तो इसका निर्माण एक ही प्रकार के उत्तक से होता है। इन सिंपल टिश्यू, सरल उत्तक वैसे उत्तक को कहा जाता है जिसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। वैसा उत्तक जिसका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से होता है उसे कहा जाता है सरल अस्थाई उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? वैसा उत्तक जिसका निर्माण एक ही प्रकार के, क्लियर, कोशिकाओं से मिलकर होता है
उसे सिंपल टिश्यू कहा जाता है, साधारण उत्तक कहा जाता है। लेकिन हम आपको बताए थे कि सिंपल टिश्यू को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। क्लियर? ये जो आपका सिंपल टिश्यू है, इस सिंपल टिश्यू को भी कितने भागों में, तो इन सिंपल टिश्यू को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा, 3 भागों में आपके इस उत्तक को विभाजित किया गया है, 3 भागों में आपके इस उत्तक को बांटा गया है। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केरेनकाइमा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? बोलिए, है ना? चलिए, तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अस्थायी उत्तक भी समझ गए होंगे, जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जो परमानेंट है, जिसमें डिवीजन नहीं होता है, और फिर उसको 2 भागों में बांटे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये भी आप समझ गए होंगे कि सरल टिश्यू वैसे टिश्यू को कहा जाता है जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसको भी 3 भागों में बांटा गया, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केरेनकाइमा। क्लियर हो गया? आपके सामने है, ये आपका हो गया पेरेन्काइमा। ध्यान देगा, पेरेन्काइमा। दूसरा कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो आपका सिंपल टिश्यू जो है, आपका सरल उत्तक जो है, इस सिंपल टिश्यू को, इन सरल उत्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एस्केरेनकाइमा। कितने भागों में? 3 भागों में। 1 मिनट चला, 3 भागों में डिवाइड किया गया। कहेंगे सर कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्केरेनकाइमा। ये तीनों का फिगर आपके सामने है। ये आपका सरल अस्थायी उत्तक में ही आता है। इसका नाम पेरेन्काइमा, इसका नाम कोलेनकाइमा और इसका नाम एस्केरेनकाइमा। ये तीनों पौधे के अलग अलग ब्रांच जो है, पौधे का अलग अलग जो भाग है, उसके निर्माण में ये सपोर्ट करता है। जैसे पेड़ पौधा में जड़ है, तना है, उसके निर्माण में आपके पेरेन्काइमा का, मृदु उत्तक का सबसे बड़ा योगदान होता है। यानी पेरेन्काइमा जो है, ये भी एक प्रकार का टिश्यू हो गया। आपका जो मृदु उत्तक है, आपका पेरेन्काइमा जो है, ये एक प्रकार का उत्तक है जिसमें कोशिकाएं समव्यासी होता है, सेम व्यास वाला। ये एक प्रकार का उत्तक जो है, इसमें कोशिका जो है, इसमें सेल जो है समान व्यास वाला होता है, इसलिए इसको क्या माना गया? समव्यासी। तो वैसा उत्तक जिसमें कोशिकाएं समव्यासी होता है, एक ही प्रकार के समान व्यास से उन कोशिका का निर्माण होता है, उसे पेरेन्काइमा कहा जाता है। और इसको, इसमें क्या होता है? स्पर्श करने वाला सेल वॉल जो होता है, इस कोशिकाओं में सेल वॉल जो है, इस पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता है। उसका जो सेल वॉल बोली तो कोशिका भित्ति, पेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति जो होती है, इस कोशिका भित्ति में किसी का जमाव नहीं होता है। सेल वॉल जो आपका होता है पेरेन्काइमा ग्रुप का, इस सेल वॉल में कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है, इस कोशिका भित्ति पर किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होता है, कोई टिश्यू जो है उसका जमाव नहीं होता है, उसी को पेरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। और ये करता क्या है? ये भोजन के संग्रह करने वाला पार्ट्स जो है, जैसे आपका जड़ जो है, या आपका पौधे में भोजन संग्रह करने वाला पार्ट्स में जड़ और तना का नाम आता है, अर्थात जड़ और तना जो है, इसके निर्माण में ये सपोर्ट करता है, इसी के निर्माण में ये भाग लेता है। तो मन में सवाल आया होगा ना कि सर एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा? तो एग्जाम में सवाल पूछता है कि पेड़ पौधे में भोजन संग्रह करने वाला जो पार्ट्स है, आपका आप क्या बोलते हैं, जड़ है या तना है, उसका निर्माण किस प्रकार के उत्तक से होता है? तो उसका निर्माण पेरेन्काइमा से होता है। भोजन संग्रह करने वाला पार्ट्स जो है, उसका निर्माण किससे होता है? तो
तो उसका निर्माण पेरेन्काइमा से होता है, अर्थात जड़ और तना। जिससे आपका आलू हो गया, आपका मूली हो गया, सलजम हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब का निर्माण किससे होगा? गाजर हो गया, ये सब का निर्माण किससे होगा? तो ये सब का निर्माण जो है वो आपके टिश्यू से होता है। लेकिन किस प्रकार के टिश्यू से? पेरेन्काइमा से होता है, मृदु उत्तक से होता है, जो समव्यासी होता है, और इसके सेल वॉल पर किसी भी प्रकार के यौगिक का जमाव नहीं होता है। ध्यान रखना, ये जो कोशिकाएं होती है पेरेन्काइमा वाली कोशिका, इस पर किसी भी प्रकार के उत्तक का जमाव नहीं होता है। जबकि आपका ये जो है कोलेनकाइमा, इस कोलेनकाइमा में सेल वॉल पर यौगिक का जमा होता है और वो यौगिक सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। और कोलेनकाइमा जो है इसकी कोशिकाएं लंबी होती है। पेरेन्काइमा में क्या था? कोशिका समव्यासी। पेरेन्काइमा की कोशिका समव्यासी होता है, लेकिन आप जो कोलेनकाइमा पढ़ने जा रहे हैं, ये कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो होता है ये लंबी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इसमें स्पर्श करने वाला जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होता है, इस कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज का जमाव होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कोलेनकाइमा, VBI क्वेश्चन है कि कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, कोलेनकाइमा का जो सेल वॉल होता है, उस पर किसका जमाव होता है? तो आप क्या बोलोगे? कोलेनकाइमा के सेल वॉल पर सेल्यूलोज का जमाव होता है। कोलेनकाइमा की सेल वॉल जो है किसका जमा होता है? आपका सेल्यूलोज का जमा होता है। और जितना भी आपका द्विबीजपत्री है, जैसे आम हो, कटहल हो, या मान लीजिए जामुन हो, या धान हो, ये सब जितने भी आपका प्लांट है उस द्विबीजपत्री है, तना और पौधे जिसमें छाल होता है, इन तना के छाल की बात करेंगे या द्विबीजपत्री में बीज के छाल की बात करेंगे, तो वो सब का निर्माण किससे होता है? कोलेनकाइमा से होता है। तो दो तरह का सवाल पूछेगा, एक पूछेगा कोलेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है, तो कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जो है वो लंबी होती है। कोलेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी होती है? कोलेनकाइमा की कोशिकाएं लंबी होती है। दूसरा सवाल कि इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पर्श करने वाला सेल वॉल जो होता है उस पर किसका जमाव होता है? तो सेल्यूलोज का जमाव होता है। तीसरा कि आपका एंजियोस्पर्म जो है, इसकी मोटी जो सेल वॉल होती है, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, जामुन हो गया, धान हो गया, जितना भी द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री वाला छाल है, उस छाल का निर्माण किससे होता है? अरे छिलकोइया, जैसे आम में छिलकोइया होता है ना भाई, कटहल में भी होता है, जामुन में भी होता है, तो उसका छाल जो है, उस छाल का निर्माण किससे हुआ है? कोलेनकाइमा से। उसके छाल का निर्माण किससे होता है? तो छाल का निर्माण कोलेनकाइमा से होता है। किससे होता है? कोलेनकाइमा से होता है। तीसरा आपका है एस्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार का उत्तक जो है, इसकी कोशिकाएं लंबी भी होती है और पतली भी होती है। एस्क्लेरेनकाइमा जो है, एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक में कोशिका जिससे निर्माण होता है, उस उत्तक का, एस्क्लेरेनकाइमा का, उसमें कोशिका लंबा भी होता है और पतला भी होता है। और लंबा पतला के साथ साथ उसके किनारे वाले भाग जो होते हैं वो नुकीले भी होते हैं। एस्क्लेरेनकाइमा की कोशिका जो है वो लंबी भी होती है, पतली भी होती है, और उसके किनारे वाले भाग जो है, उसके किनारे वाले भाग जो है वो नुकीला भी होता है। वो तंतु जैसा दिखाई देता है, तंतु के समान होता है, जिसको एस्क्लेरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। इस कोशिकाओं को स्पर्श करने वाला सेल वॉल पर किसका जमा होता है? तो लिग्निन का जमा होता है। जैसे आपने कोलेनकाइमा में क्या देखा? सेल्यूलोज का जमाव, पेरेन्काइमा में जमा होता ही नहीं है। उसी तरह से एस्क्लेरेनकाइमा जो है, उसके सेल वॉल पर जिसका जमा होता है उसको लिग्निन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिग्निन कहा जाता है। और पाया जाता है ये वयस्क अवस्था में क्या होता है? ये कोशिका मृत हो जाती है। जब ये एडल्ट हो जाता है, जब वयस्क हो जाता है, तो कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है, काफी हार्ड हो जाती है। इसलिए इसको दृढ़ कोण कोशिका या फिर एस्क्लेरेनकाइमा के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में दो तरह का सवाल, एक ही एस्क्लेरेनकाइमा कोशिका जिससे बना होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है, पतला होता है और किनारा नुकीला होता है। दूसरा, इस कोशिका में तंतु पाया जाता है, धागा पाया जाता है, और इसका सेल वॉल पर किसका जमा होता है? तो इसके सेल वॉल पर लिग्निन का जमा होता है।
किसका जमा होता है बाबू रे? लिग्निन का जमा होता है। ये तीनों तरह की कोशिकाओं के बारे में हम लोग समझ गए। अतः ये कोशिका क्या करती है? विभिन्न प्रकार के पौधे का जो भाग है उस भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। आपका पत्ता हो गया, आपका फूल हो गया, आपका फल हो गया, ये सब जो है या बीज का निर्माण जो हो गया ये स्क्लेरेंकाइमा के माध्यम से ही होता है। अब अगले क्लास में आपसे मेरी मुलाकात होगी तो जटिल ऊतक के बारे में, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? आज की सेवा में रोकते हैं। अगली क्लास में यानी कल फिर आपसे मुलाकात होगी तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में यानी जटिल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे।